1885 में अगर देखेंगे तो हमारे ही देश में, इधर झारखंड पड़ता है, झारखंड में वहां पर बिरसा मुंडा जन्म लिए। किसने जन्म लिया? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा अपने जवानी में 25 साल की उम्र में 25,000 आदिवासियों को इकट्ठा किया। कितने लोगों को? 25,000 लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा करके कहा कि ये जो जल जंगल जमीन है, इसके लिए तुम लोगों को इकट्ठा आना होगा। इसके लिए क्या आना होगा? इकट्ठा आना होगा। तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना। जो तुम्हारे जल जंगल जमीन को छीन रहा है, तुम्हारी विरासत को छीन रहा है, उसी से तुम लोग लड़ाई लड़ना। समस्या क्या है कि हम लोगों को बिना पूछे हम लोगों का जो जल जंगल जमीन है उसको अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। और अंग्रेजों के पहले यहाँ पर आर्यों का गुलाम था। किसका गुलाम था? आर्यों का गुलाम था। और ये जो आर्य लोग हैं, वे लोग यूरेशिया से हमारे भारत में आक्रमण किए। कहां से? यूरेशिया से भारत में आक्रमण किए। आक्रमण करने के बाद में हम लोगों का जल जंगल जमीन उन्होंने छीना। क्या चीज को छीना? जल जंगल जमीन। इसको हम लोगों के पुरखों से उन्होंने छीना। आज हम लोग उसी मूल मालिकों की संतानें, आज हम लोग अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे हैं। और उसके बाद में हम लोग सबसे पहले हम लोग अपने पुरखों को याद किए कि नहीं किए? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहाँ पर गोंड कितने हैं? हाथ उठाइए तो। हैं, ठीक। नागवंशी कितने लोग हैं? नहीं है, है ना? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसी धरती पर सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि पहांदी पारिक। किसने? पहांदी पारिक, कुपार लिंगो उसका नाम है। पहांदी पारिक कुपार लिंगो गौतम बुद्धा के पहले जन्म लिए। किसने? पहांदी पारिक कुपार लिंगो गौतम बुद्धा के पहले जन्म लिए और उन्होंने हम लोगों के बीच में एक टोटम व्यवस्था बनाया। क्या? कौन सा व्यवस्था बनाया? टोटम व्यवस्था बनाया। और ये टोटम क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। उरांव कितने लोग हैं? आप लोग हाथ खड़ा कीजिए। बहुत लोग हैं, ठीक। मैं ये उदाहरण देने के लिए बता रहा हूं। गोंड समाज में 52 गोत्र है। गोंड समाज में 52 गोत्र है। उरांव लोगों का में 22 गोत्र है। वैसे ही शेड्यूल कास्ट का भी गोत्र होता है। शेड्यूल कास्ट का क्या होता है? गोत्र होता है। हमारे साथ में मनोज बघेल जी हैं, वो बघेल लिखता है और उरांव लोग लकड़ा लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो वैसे ही कंवर समाज में भी गोत्र होता है। तो ये जो गोत्र है वो पहांदी पारिक कुपार लिंगो बनाया और उन्होंने हम लोगों के बीच में शादी विवाह करने का एक व्यवस्था भी हम लोगों को दिया। समाज को चलाने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाया और उस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं रूढ़ी व्यवस्था। क्या? कौन सी व्यवस्था? रूढ़ी व्यवस्था। ये रूढ़ी व्यवस्था क्या है मैं आप लोगों को उसमें भी आप लोगों को बताता हूं। जहां पर SC ST OBC के लोग अगर कोई भी गलती हो जाता था तो आपस में ऐसे बैठते थे। बैठने के बाद में जो आरोपी है उसको हम लोग खड़ा करते थे। खड़ा करने के बाद में जो लोग वहां शोषित होते थे, पीड़ित होते थे, वे लोग अपना दुखड़ा हमारे समाज को बताते थे, पंचायत को बताते थे। उसके बाद में समाज डिसीजन लेता था कि आरोपी के साथ में क्या करना है। ऐसा हमारे समाज में व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं रूढ़ी व्यवस्था। तो साथियों, आज हम लोग उसी रूढ़ी व्यवस्था से पोषित होते हुए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और ये रूढ़ी व्यवस्था इसी संविधान के आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। आर्टिकल कितना में लिखा हुआ है? 13 में लिखा हुआ है कि जहां पर SC ST OBC के लोग अपने समाज को बचाने के लिए 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग अगर जमा होते हैं तो अपने समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या करेंगे? समस्याओं का समाधान करेंगे। और समस्या क्या है कि हम लोगों को बिना पूछे हम लोगों का जो जल जंगल जमीन है उसको
अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। ये क्या है? समस्या है। मालिक हम लोग हैं और कौन बेच रहा है? कलेक्टर बेच रहा है, वो परमिशन दे रहा है। हम लोगों का सहमति है? नहीं है। हम मालिकों को छोड़ करके कोई दूसरा लोग बेच रहा है। ये संविधान बोलता है, अगर आप लोग 244 को पढ़ेंगे जिसमें 5वीं अनुसूची लिखा है, 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि SC ST OBC के लोग जहां पर वे लोग रहते हैं वहां की वे लोग मूल मालिक हैं। और हम लोग कौन है? मूल मालिक लोग हैं। और हम मूल मालिकों को बिना पूछे अगर कोई भी बेचता है तो ये असंवैधानिक है। क्या है ये? असंवैधानिक है। तो यहाँ का जो कलेक्टर है, यहाँ का जो SP है, यहाँ का जो तहसीलदार है, यहाँ का जो SDM है, वो हम लोगों के फेवर में कानून बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है। तो वो हम लोगों का तहसीलदार है क्या? ये उसी विदेशी का यानी रूल को हम लोगों के ऊपर में जबरदस्ती थोपने का काम कर रहा है। जो विदेश से आए थे, हम लोगों के ऊपर में आक्रमण किया और हम लोगों का जल जंगल जमीन को छीना, वैसे ही तहसीलदार SDM कलेक्टर के माध्यम से हम लोगों का जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, छीनने का काम किया जा रहा है। तो इसी को आप लोग 1985 में 1885 में अगर देखेंगे तो हमारे ही देश में इधर झारखंड पड़ता है, झारखंड में वहां पर बिरसा मुंडा जन्म लिए। किसने जन्म लिया? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा अपने जवानी में 25 साल की उम्र में 25,000 आदिवासियों को इकट्ठा किया। कितने लोगों को? 25,000 लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा करके कहा कि ये जो जल जंगल जमीन है, इसके लिए तुम लोगों को इकट्ठा आना होगा। इसके लिए क्या आना होगा? इकट्ठा आना होगा। तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना। जो तुम्हारे जल जंगल जमीन को छीन रहा है, तुम्हारी विरासत को छीन रहा है, उसी से तुम लोग लड़ाई लड़ना। आज के डेट पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग SC के लोग भी हैं, ST के लोग भी हैं और OBC के लोग भी हैं। यहाँ पर हम लोग अपने अपने घर के लिए हम लोग शेर होते हैं। अपने अपने किसके लिए? अपने अपने घर के लिए शेर होते हैं, दुश्मन के लिए शेर नहीं होते हैं। दुश्मन के लिए हम लोग चूहा बन जाते हैं, सियार बन जाते हैं, लेकिन अपने ही घर के लिए हम लोग शेर बन जाते हैं। तो बिरसा मुंडा क्या बोले? तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, जो तुम्हारे हक और अधिकार को छीन रहे हैं वही तुम्हारा दुश्मन है, लड़ाई उसी से लड़ना है। आज साथियों, दूसरी बात बिरसा मुंडा ने यह कहा कि इसी देश के रहने वाले लोग, चाहे SC के हो, चाहे ST के हो, चाहे OBC के लोग हैं, तुम्हारा कोई भी देवी देवता नहीं है। तुम्हारा क्या नहीं है? देवी देवता नहीं है। अगर है तो वो केवल 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। और वो पहला कौन होता है? जो देवी होती है वो तुम्हारी माँ है। और माँ क्यों है इसको भी उन्होंने बताया। जब माँ गर्भ धारण करती है, जिस दिन से गर्भ धारण करती है उस दिन अपने पेट के अंदर के जो बच्चे हैं उसका वो रक्षा करना शुरू कर देती है, कहीं पर चोट न लग जाए, सब जगह बचाती है। बचाती है कि नहीं? उसके बाद में जैसे ही जन्म देती है, जन्म देने से लेकर के हम लोगों को बड़े होने तक माँ ही हमारा रक्षा करती है कि नहीं करती है? दूसरी बात, जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारी जो माँ है वो अगर घर के अंदर में हम लोगों को अगर सुला देती है, हम लोग सो जाते हैं और कोई चींटी आकर के काट देता है तो बच्चा तुरंत रोने लगता है। रोता है कि नहीं रोता है? जब रोता है तो उसकी माँ को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को किसी चींटी ने काट लिया। कभी कभी उसकी माँ को यह लगता है कि मेरे बच्चे को भूख लग रहा है। वो देखी है क्या घर के अंदर? नहीं देखी, लेकिन फिर भी वो हमको जानती है कि हम लोगों के ये ऊपर में क्या समस्या है। इसका मतलब क्या है? हमारी जो माता है वो अंतर्यामी है। हमारी जो माता क्या है? अंतर्यामी है। वो हमारे सुख और दुख को पहले से वो जानती है और हम लोगों का रक्षा माता करती है। इसलिए बिरसा मुंडा ने कहा कि तुम्हारी जो देवी है, तुम्हारी माँ के अलावा कोई दूसरा नहीं है। दूसरा बात, इन्होंने देवता को भी उन्होंने परिभाषित किया, और वो देवता कौन है? तुम्हारा बाप।
तुम्हारा बाप कौन है? वो बाप नहीं है, वो कौन है? देवता है। और ये जो देवता है साथियों, वो हम लोगों के जिस दिन से माँ को लेके आता है, उस दिन से लेकर के माँ को तो माँ को, साथ ही अपने बच्चे को भी पूरे जीवन भर उसके लिए कमाता है। पूरे जीवन भर क्या करता है? कमाता है। और आखिरी में मरने से पहले अपने बेटे को बोलता है, बेटा मैं जा रहा हूं, अब जो चीज मैंने कमाया है, जो चीज यानी विरासत मैंने उसको लेके आया अपने पुरखों से, आज मैं तुमको दे रहा हूं। और वो थोड़ा सा नहीं, पूरा चीज को अपने बेटे के लिए दे रहा है। पूरा चीज को क्या कर रहा है? अपने बेटे को दे रहा है। इसका मतलब संपूर्ण जीवन कमा करके अपने बेटे को दिया, तो बाप से बड़ा देवता कोई नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यही बिरसा मुंडा है। उन्होंने कहा कि ये जो देवी और देवता है, इनके अलावा अगर तुम तीसरे का अगर बात सुनते हो तो तुम लोग अपने रास्ते से भटक जाओगे। तुम लोग ये दोनों के अलावा तीसरे का बात अगर सुनते हो तो क्या हो जाओगे? भटक जाओगे। आज हमारे ही देश में तीसरा आदमी आता है और आप लोगों को बताता है कि फलना जगह देवता निकला है, और हम लोग क्या करते हैं? अपने माता पिता को पूजने के बजाय जहां पर देवता बता रहे हैं वहां पर दौड़ के चलते हैं और उसको मनाने का कोशिश करते हैं। वो देगा क्या? वो नहीं देगा। मैं आप लोगों को इसी संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग अगर मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्र धीना चा देवता ते मंत्र ब्राह्मण धीना तस्मात ब्राह्मण देवता। समस्त संसार देवताओं के अधीन है। किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। समस्त देवता मंत्रों के अधीन है, समस्त मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण अपने आप को क्या बना रहा है? देवता बना रहा है। और यही जो ब्राह्मण है वो पूरे देश में देवताओं का निर्माण किया। बिरसा मुंडा क्या बता रहे हैं? हमारा जो पुरखा क्या बता रहा है? माता पिता के अलावा दूसरा देवता नहीं है। लेकिन ये लोग क्या बता रहे हैं? पूरे देश में देवता ही देवता है। और हम लोग अपने माता पिता को छोड़ करके हम लोग देवता की खोज में निकल जाते हैं। जब हम लोग ये जो काम है, हमारे पुरखों का जो काम है, अपने माता पिता को मानो, अपने पुरखा को मानो, अपने सरना को मानो, उस जगह को हम लोग छोड़ करके दूसरे जगह जाते हैं तो हम लोगों का जो पुरखा है वो नाराज हो जाता है। और जब हमारे बीच में संकट उत्पन्न हो जाता है तो हम लोग सारे लोग कहते हैं कि अभी हम लोगों के ऊपर में गढ़ा चल रहा है। क्या चल रहा है? गढ़ा चल रहा है। तो ये जो बिरसा मुंडा क्या बोले कि तुम लोगों को अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करनी है, उसके लिए तुमको इकट्ठा होना है। लेकिन हम लोग वहां पर इकट्ठा नहीं होते हैं, दूसरे जगह इकट्ठा होते। ऐसे करने से हमारा जो देवी है, हमारा जो देवता है, वो खुश नहीं होता है। और यही जो देवता है, आप लोगों को बताना चाहूंगा, बिरसा मुंडा ने खूंटी जिले में कहा, अबुआ दिसुम अबुआ राज। क्या कहा? अबुआ दिसुम अबुआ राज। मेरे देश में मेरा राज होगा, मेरे जमीन पर मेरा राज होगा। ये मुंडा भाषा है, अबुआ दिसुम अबुआ राज। कौन सी भाषा है? मुंडा भाषा। आप लोग अगर बस्तर जाएंगे, मैं यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था 10 दिन आगे, यहाँ पर कब कार्यक्रम हुआ था? 10 दिन लगभग आगे हुआ था। और मैं इसी कार्यक्रम में यहाँ पर आया हुआ था, उसके दूसरे दिन मैं बस्तर चला गया। अगर आप लोग बस्तर जाएंगे तो वहां पर एक कंवर समाज का वहां पर महापुरुष है। आप लोग उसके आगे अगर जाएंगे तो वहां पर एक बाबूराव सेडमाके, वो गोंड समाज से है। वहां पर आप लोग जाएंगे तो वो जो कंवर है और वहां पर जो बाबूराव सेडमाके है, उन्होंने वहां पर कहा, मावा नाटे मावा राज। वहां पर क्या बोल रहा है? मावा नाटे मावा राज, यानी मेरे जगह पर, मेरे जमीन पर मेरा राज होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे जो महापुरुष हुए, चाहे वो कंवर समाज के हों, चाहे आदिवासी समाज के हों, चाहे बिरसा मुंडा समाज के हों, सारे लोग क्या बोल रहे हैं? मेरे जगह पर मेरा राज होगा। क्या राज होगा? मेरे जगह पर, मेरे देश पर किसका राज होगा? मेरा राज होगा। और इसी लड़ाई के कारण बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में 244 लिखा। और वो 244 क्या बोलता है कि हम लोग इस देश के मालिक हैं, हम लोग छोड़ेंगे अपनी मालिकाना हक? नहीं छोड़ेंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद।
भारतीय संविधान जिंदाबाद, 5वीं अनुसूची जिंदाबाद, 5वीं अनुसूची जिंदाबाद। तो साथियों, आज हम लोगों को ये 5वीं अनुसूची मालिकाना हक, हम लोगों के महापुरुष, हम लोगों के पुरखा लोग अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए चले गए और उनकी विरासत को हम लोगों को बचाना ही होगा। और ये जो विरासत है, ये जो संस्कृति है, ये जो परंपरा है, हम लोगों से कोई छीन नहीं सकता है। और इसको जो छीनेगा उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। क्या आप लोग छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों, हम लोग अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए हम लोग अपने महापुरुषों को, अपने पुरखों की जो लड़ाई है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहता हूं, पिछले बार भी मैंने आप लोगों को बताया था, पुराने समय में हमारे SC ST OBC के सारे लोगों को द्रविड़ कहा जाता था। और उन द्रविड़ों का मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक मैं बिहार गया हुआ था। कहां पर? बिहार। वहां पर आप लोग जाएंगे तो वहां पर हम लोगों के पुरखों का पक्का का घर है। कैसा घर है? पक्का का घर है। 5000 साल पहले उन्होंने जो घर बनाया, आज भी वही पक्का घर आज भी वहां पर बना हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पर आप लोग जाएंगे, बिहार का पटना में है। अगर वहां पर जाएंगे तो हम लोगों का यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था। पूरे देश यानी हमारे भारत को छोड़ करके बाहर के लोग हमारे देश में आकर के हम लोगों से सीखते थे। किनसे सीखते थे? हमसे सीखते थे। हम लोगों से सीखते थे। लेकिन आज हम लोग कहां से कहां आ गए। उस समय हमारे लोग 5000 साल पहले हमारे लोग पक्के के घर में रहते थे, लेकिन आज हम लोग झोपड़ी के घर में रहने के लिए मजबूर हो गए। आप लोगों को ये जान करके ये हैरानी होगी कि हम लोगों का जो पुरखा लोगों का घर है वो पक्का का घर है। हम लोगों का जो विद्यालय है वो पक्का का विद्यालय है। लेकिन आज जो लोग पक्के के मकान में रहते थे, जिनकी संस्कृति, जिनकी परंपरा, जिनके रीति रिवाज पूरे विश्व में सबसे समृद्ध थे, वे लोग आज गरीबी की हालत में यहां से वहां भटक रहे हैं। मैं आज आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, हम लोगों को अपने आप को, अपने पुरखों की जो विरासत है, उस विरासत को बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। आज ये जो 5वीं अनुसूची है, ये 5वीं अनुसूची हम लोगों को मालिकाना अधिकार देता है। दूसरा चीज, हमारे ही देश में समता जजमेंट बना। ये समता जजमेंट ये कहता है कि जहां पर आदिवासी लोग रहता है, उस जल जंगल जमीन को कोई भी अडानी अंबानी जैसे जो पूंजीपति हैं उनके लिए कभी भी नहीं दिया जा सकता। अगर आप लोग पेशा अधिनियम को पढ़ेंगे तो उस पेशा अधिनियम में लिखा हुआ है कि जहां पर हम लोग रहते हैं वहां पर हम लोगों से हमारे जल जंगल जमीन को छीना नहीं जा सकता है। अगर कोई हम लोगों से लेता है तो ये असंवैधानिक है। पेशा कानून भी हम लोगों के समर्थन में है, समता जजमेंट भी हमारे समर्थन में है। दूसरा बात, हमारे रूप नारायण एक्का साहब ने हम लोगों को बताया वेदांता जजमेंट। वेदांता जजमेंट में एक क्या हुआ कि एक जो अग्रवाल थे, एक जो बनिया थे, वो क्या किया, फर्जी ग्राम पंचायत बना करके उन्होंने जमा किया। और जमा करने के बाद में शासन के द्वारा वो जो जमीन है उसको अग्रवाल के लिए दे दिया गया। किसके लिए? अग्रवाल के लिए दे दिए। तो यहाँ पर सारे SC ST OBC के लोग ऐसे ही एक मीटिंग बैठे। मीटिंग बैठने के बाद में उन्होंने प्रस्ताव पारित किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया कि हम लोगों के पक्ष में आप लोगों को न्याय देना ही होगा। तो वहां पर जो डिसीजन आया, जो व्यवस्था आई, तो वो हमारे पक्ष में आई और उस अग्रवाल को हम लोगों का जमीन को छोड़ना पड़ा। और वहां पर 5000 एकड़ जमीन को उस अग्रवाल को छोड़ना पड़ा। कितने हजार एकड़? 5000 एकड़। और यहाँ पर टांगर गांव में लगभग 7000 एकड़ को पूंजीपति के लिए दिया जा रहा है। कितने हजार? 7000 एकड़ को। ये छोटा मोटा बात नहीं है। तो साथियों, आज यहाँ पर हम लोग सारे लोग जमा होकर के हम लोग संवैधानिक अधिकारों को उपयोग और प्रयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, ये जो जजमेंट है, ये जो संविधान है, ये छोटा मोटा संविधान नहीं है।
इसको हम लोगों को, सारे लोगों को जानना होगा और अपने संवैधानिक मूल्यों को जानते हुए ये लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। आज हम लोग इतने ही ज़्यादा यहाँ पर अभी 400-500 लोग जमा हैं। आने वाले समय में हम लोग कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे। वहां भी अगर ये सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग मुख्यमंत्री का आवास को भी घेरने का काम करेंगे। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ को बंद करने का काम करेंगे। आप लोग तैयार हैं? तो साथियों, ये जो छत्तीसगढ़ बंद करने का जो काम है ये हम सभी के ऊपर में है। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ को भी क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं 1 सप्ताह मैं बस्तर संभाग गया हुआ था और बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले में मैं हमारे SC ST OBC के लोगों को मैं जोड़ करके आया हूं। वहां से मैं लिस्ट लेके आया हूं। जो लोग हमारे समर्थन में खड़े होंगे मैं उनको वहां पर तैयार करके आया हूं। मैं कल ही लौटा हूं और हमारे रूप नारायण जी अभी तक घर वापस नहीं गए हैं। उनका 10 दिन हो रहा है आज। कितना दिन हो रहा है? 10 दिन हो रहा है। 10 दिन तक वो घर नहीं गए हैं और हमारे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे जो प्रतिनिधि है यहाँ पर माननीय अनुरंजन साहब भी यहाँ पर लगातार आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हम लोगों का अगुवाई कर रहे हैं। आज केवल अनुरंजन को, चाहे हमारे साहब का मैं नाम नहीं जानता हूं, हमारे प्रतिनिधित्व लोगों को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इनके मार्गदर्शन में, इनके नियंत्रण में हम लोगों का जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। आज हम लोगों को अपनी विरासत बचाना है तो इतना ही संख्या से नहीं होगा। यहाँ पर हम लोगों को लाखों की संख्या में आना होगा। ये जो एरिया है हम लोगों का जसपुर जिला, ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और इस 5वीं अनुसूची में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं 2011 की जनसंख्या के अनुसार हम लोग 9,46,000 लोग हैं। कितने लोग? 9,46,000 लोग हैं। तो 9,46,000 लोगों के पास में सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जानकारी दे रहे हैं। पिछले बार हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया तो उस कार्यक्रम को लगभग 50 से 60,000 लोग देखे। कितना हजार लोग? 50 से 60,000 लोग हम लोगों का आंदोलन को देखे। और जिस दिन हम लोग घोषणा करेंगे तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, ये जो 50-60,000 लोग हैं ये कम से कम 2 से 3 लाख लोग एक साथ रोड पर उतरेंगे। आप लोग उतरने के लिए तैयार हैं? तो साथियों, अगर हम लोग इस प्रकार लाखों की संख्या में हम लोग अगर रोड पे उतरने में सफल हो गए तो हम लोग अपने लड़ाई को निश्चित ही हम लोग जीतने वाले हैं। और ये संभव है, इसको भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। क्यों संभव है मैं उसको आप लोगों को बताता हूं। पिछले बार हमारे ही छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आदिवासियों को कहा था कि ये जो आदिवासी लोग हैं और उसमें से मुख्यतः उरांव लोगों को उन्होंने कहा था कि ये जो उरांव लोग हैं उन लोग बैल मांस खाते हैं। किसने कहा था? मुख्यमंत्री ने कहा था। तो मुख्यमंत्री क्या उरांव लोगों को क्या किया? पूरे देश में बदनाम करने का काम किया था। उरांव लोगों का कहीं पर बैल काटने का फैक्ट्री देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे ही देश में 37 फैक्ट्री है। कितना फैक्ट्री? 37 फैक्ट्री। और ये ब्राह्मण और बनिया लोगों का ही फैक्ट्री है। और बदनाम किसको करते हैं? उरांव लोगों को करते हैं। बामहन और बनिया का सबसे ज्यादा फैक्ट्री है। तो इसका मतलब बामहन और बनिया लोग सबसे ज्यादा बैल मांस खाता है। और इसका जो ये जो सेल होता है साथियों, पूरे भारत का जो बैल है, गाय है, यहाँ पर जो खरीद करके खेत के ले जाते हैं ना, आप लोग देखे हैं? तो वो जो खेत के ले जाते हैं उसी बामहन और बनिया का फैक्ट्री में ले जाते हैं। और पूरे विश्व में 193 देश है। कितना? 193 देश। और 193 में पहला नंबर भारत आता है जहां पर सबसे ज्यादा बैल मांस बिक्री किया जाता है। और इसको बामहन और बनिया लोग करता है और आदिवासी और SC ST OBC के लोगों को बदनाम करता है। तो साथियों, यहाँ पर हम लोगों को
ध्यान देने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत सारे बहाने आएंगे आप लोगों को भटकाने के लिए, बहुत सारे फंसाने उत्पन्न किए जाएंगे, उसको हम लोगों को ध्यान नहीं देना है, उसमें हम लोगों को फंसना नहीं है। हम लोगों को केवल अगर जागृत होना है तो हम लोगों को अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जागृत होना है, अपने अधिकारों के लिए जागृत होना है। लड़ना है तो निर्धारित दुश्मन से लड़ाई लड़ना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी कलेक्टर हैं, एसपी हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, अधिकांश तहसीलदार लोग, एसडीएम लोग, कलेक्टर लोग, ये बाहरी लोग हैं। कौन लोग हैं? बाहरी लोग हैं। और बाहरी लोग हैं तो ये बाहरी लोग क्या करते हैं? हम लोगों के पास में आते हैं और हम लोगों के ऊपर में शासन प्रशासन करते हैं। मैं आप लोगों को ये षड्यंत्र भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अगर पढ़ने दिया जा रहा है तो सही शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में पुलिस चुनाव चल रहा था, हमारे लोग भी जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? ये जो पुलिस चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ? अभी ये बंद हो गया है, आप लोग जान रहे हैं। तो पुलिस चुनाव में क्या हुआ? जिनके पिताजी लोग पुलिस में हैं, उसमें एसपी डीएसपी पुलिस में हैं, उनके बच्चों को पहला वहां पर प्राथमिकता दिया जाएगा और हमारे बच्चों को नहीं दिया जाएगा। ये पहला षड्यंत्र है। दूसरा षड्यंत्र क्या है कि हमारे जितने भी शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे थे उनका नौकरी खत्म हो गया। जान रहे हैं आप लोग? तो हमारे लोगों को नौकरी से बेदखल किया जा रहा है, हमारे लोगों को पुलिस में जाने से बेदखल किया जा रहा है। तो आप लोगों को ये जानकारी होगी कि हमारे देश में ये जो कलेक्टर है, एसपी है, डीएसपी है, तहसीलदार है, कलेक्टर है, उनके लोगों को सारे जगह आरक्षण मिल रहा है। उनकी जो संख्या है, हमारा जो कलेक्टर है उनकी संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में 1.2%। कितना? 1.2%। और 1.2% को 10% आरक्षण है। कितना परसेंट? 10%। उसको बोलते हैं EWS। उसको क्या बोलते हैं? EWS। उसका मतलब पूरा नाम होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मतलब होता है जो अति गरीब है उसको आरक्षण मिलेगा। जो अति गरीब है उसको क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। तो हम सबसे ज्यादा जो गरीब है वो हमारे लोग बैठे हैं। बैठे कि नहीं बैठे हैं? तो हम लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। किनको मिलना चाहिए? हम लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन वो लोग 10% आरक्षण ले रहे हैं। माने अगर जो भी नौकरी मिलता है उसमें एक व्यक्ति को 10 नौकरी मिलेगा। कितना नौकरी मिलेगा? 10 नौकरी। तो हम लोगों को मिल रहा है एक व्यक्ति को 10 नौकरी। दूसरा चीज ये है कि हम बाहर से उन लोग हमारे यहाँ पर आते हैं। क्या करते हैं? बाहर से हमारे छत्तीसगढ़ में आते हैं, उसके बाद में उसको आरक्षण मिलता है। तो ऐसे करके वे लोग क्या करते हैं? बाहर से आकर के भी हमारे आरक्षण पे उन लोग नौकरी करते हैं, कब्जा करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सारे जगह हम लोगों को अधिकार वंचित किया जा रहा है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पेशा हो, चाहे जल जंगल जमीन हो, सारे जगह हम लोगों को बेदखल किया जा रहा है। तो आज हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, ये जो बेदखल हो रहे हैं उन लोगों को बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जितने चौहान लोग हैं, कितने लोग हैं चौहान लोग यहाँ, है ना? तो ये जो चौहान लोग हैं, ये लोग ओबीसी में, कुछ जगह ओबीसी में आते हैं और कुछ जगह शेड्यूल कास्ट में आते हैं। तो वहां पर बाबा साहब ऐसे ही लोगों को प्रबोधन कर रहे थे। उस समय बाबा साहब बोले केवल शेड्यूल कास्ट के लोग अगर इकट्ठा आते हैं तो लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं, केवल आदिवासी लोग अगर इकट्ठा आते हैं तो लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए आदिवासी को और शेड्यूल कास्ट को अपने भाइयों के पास में जाना होगा और उनसे संपर्क स्थापित करना होगा। अपने भाई कौन है? ओबीसी के लोग, जो तेली लोग हैं, गुप्ता लोग हैं, यादव लोग हैं, महकुल लोग हैं, इन सभी के पास में जाना होगा और उनके साथ में क्या करना होगा? मिल के लड़ना होगा।
क्यों ऐसा बोले मैं आप लोगों को बताता हूं। ओबीसी के लोग 52% हैं। कितने प्रतिशत? 52% हैं। सबसे ज्यादा माने 100 में 52 लोग केवल ओबीसी के लोग हैं। और इसी में शेड्यूल कास्ट के लोग 15% है। कितना? 15%। और आदिवासी लोग केवल 7.5% हैं। तो 7.5% लोग मिलेंगे तो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए SC ST OBC के लोगों को इकट्ठा आना होगा और इकट्ठा आकर के ही लड़ाई को जीता जा सकता है। तो आप सभी लोग SC ST OBC लोग और SC ST OBC से जो धर्म परिवर्तित लोग हैं उनको भी इकट्ठा आना होगा, उनको भी साथ में आकर के ये लड़ाई को जीतना होगा। तो साथियों, आप सभी लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा आकर के अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। आप लोग मुझे सुने, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। सभी को जोहार।